नमस्कार, जय गुरु। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस से दो टॉपिक, जिसमें पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और दूसरा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पर बात की थी। इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल और उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर। तो आइए चलते हैं इन दोनों टॉपिक्स की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। जैसा कि आपको मालूम है, when two equal but opposite charges are placed very near to each other, they form an electric dipole. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने AB एक डायपोल कंसिडर किया है, जिसके पॉइंट A पर माइनस Q चार्ज है, वहीं पॉइंट B पर प्लस Q चार्ज सिचुएटेड है। एक आर्बिट्ररी पॉइंट P कंसिडर किया गया है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू इस डायपोल AB के कारण फाइंड करनी है। So, let us consider an electric dipole consisting of two equal and opposite point charges, minus Q at A and plus Q at B, जैसा कि हमने कहा, separated by a distance 2L with center O. Now, अब इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो पोलर कोऑर्डिनेट्स लेना है, जिसमें पहला पोलर कोऑर्डिनेट R है, जो कि पॉइंट O से P तक का रेडियस है। That means OP equals to small r and एंगल BOP, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, that is equals to theta. Here AP equals to R1, जो कि पोजीशन वेक्टर है, वो पॉइंट P की A से डिस्टेंस बतलाएगा, और वहीं BP जो कि R2 है, पोजीशन वेक्टर, जो कि P के पोजीशन को फ्रॉम पॉइंट B से बतलाएगा। अब जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वेशन को डिड्यूस किया था, तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट A और B पर सिचुएटेड चार्जेस के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की वैल्यू होगी, उसे फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं V1 equals to 1/4 pi epsilon naught into the magnitude of charge at A, which is minus Q upon the position vector R1. And similarly, we may write V2 equals to 1/4 pi epsilon naught into Q upon R2. So the total potential at P due to both the charges of the dipole is given by V equals to V1 plus V2. प्रीवियस इक्वेशन से V1 एंड V2 की वैल्यू पुट करने पे हम पाते हैं V equals to Q upon 4 pi epsilon naught inside bracket 1 upon R2 minus 1 upon R1, और इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब इस रिजल्ट को और कन्वीनियंट बनाने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस करना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि PO को आगे बढ़ाते हुए C तक ले जाते हैं और AC एक परपेंडिकुलर उस लाइन पर ड्रॉ कर देते हैं। साथ ही साथ पॉइंट B से BD उसी लाइन पर एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। नाउ अब आप नोटिस कीजिए इस राइट एंगल ट्राइंगल BOD या फिर BDO को। उस ट्राइंगल में OD इक्वल्स टू, बाय द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, हम लिख सकते हैं स्मॉल l cos थीटा। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ACO में OC इक्वल्स टू लिखा जा सकता है स्मॉल l cos थीटा। अब एज्यूम करते हैं कि ये जो डायपोल AB है वो काफी स्मॉल है इन कंपैरिजन टू OP, और इस केस में आप एज्यूम कर सकते हैं कि PB, ध्यान दीजिएगा, PB that must be equals to PD. Similarly, PA that is equals to PC. अब हम PA के वैल्यू R1 को PO प्लस OC के टर्म में लिखेंगे, जो कि हो जाएगा R प्लस L cos थीटा। वहीं दूसरी तरफ PB that means R2 के प्लेस पे PO माइनस OD that is equals to R माइनस L cos थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। अब इन दोनों रिजल्ट्स को इक्वेशन 1 में पुट करने पे हमें मिलता है V equals to Q upon 4 pi epsilon naught inside bracket 1 upon R minus L cos theta
माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। नाउ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हुए फाइनली v इक्वल्स टू लिख सकते हैं q इंटू 2l cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यहाँ मिड वाले टर्म में ध्यान देने की बात यह है कि हमने वहां से एल स्क्वायर के टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया है। आप जानते हैं पहले ही एज्यूम किया गया है कि ए बी जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो काफी स्मॉल है। दैट मींस अगर काफी स्मॉल है तो एल उससे ज्यादा स्मॉल होगा और इस वजह से उसके जो हाईएस्ट पावर है उसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया है बिकॉज स्मॉल एल इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर। नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, तो प्रीवियस इक्वेशन में Q इंटू 2L के प्लेस पे स्मॉल p पुट करने पे हम पाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। नाउ अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट टर्म्स हैं ऐसा एज्यूम कर लें तो हमें साफ साफ ये पता चलता है कि V is inversely proportional to r square, which is the entirely different from the result which we have found in the previous lecture when we are discussing about the electric potential due to a point charge. Now अब इसके दो स्पेशल केसेस पे आते हैं। केस 1, when point P lies on the axial line of the dipole on the side of positive charge. That means कि वो जो point P है अगर उस डाइपोल के ही एक्सियल पॉइंट पर या एक्सियल लाइन पर किसी एक पॉइंट लाई करे, दैट मींस थीटा इक्वल्स टू 0 हो, तो उस केस में इस इक्वेशन में cos थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और उस प्लेस पे v दैट इज ऑन एक्सिस वी मे राइट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। when point P lies on the axial end but on the side of negative charge, that means theta must be equals to 180 degree here, और वैसे केस में cos theta equals to -1 और इस वैल्यू को cos theta की वैल्यू पे प्रीवियस इक्वेशन में पुट करने पे हम पाएंगे v एक्सिस ऑन द नेगेटिव चार्ज और on the side of negative charge that is equals to minus 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r square. Case 3 जो कि important है, when point P lies on the equatorial line of the dipole, that means perpendicular bisector of AB, एकदम बीचों बीच रहे उस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी एक पॉइंट पर अगर कोई दूसरा चार्ज हो और वो कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फील करेगा, that means theta equals to 90 degree or cos 90 that is equals to 0 and then इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल V की वैल्यू हो जाएगी 0। दैट मींस कि यहां से इन्फरेंस ये आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल इज 0 एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। नाउ व्हेन अ डाइपोल इज केप्ट इन 3-dimensional space, the equatorial line will lie in the plane of the paper और यहां से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जो कि आगे के स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स इन दिस प्लेन विल बी सेम, दैट इज 0। सच अ सरफेस इज रेफर्ड टू एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। The electric field always perpendicular to the equipotential surface. No work done is moving a charge from one point to another on the equipotential surface. तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि an equipotential surface is a surface with a constant value of potential at all points on the surface. आप पहले डायग्राम में नोटिस करें कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे कंसीडर किया है और उसके चारों ओर डॉटेड लाइंस पुट किए हैं जो कि स्फेरिकल प्रेजेंटेशन या आप कह सकते हो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि ये 2-dimensional फिगर है इसलिए मैं उसे डिनोट नहीं कर पा रहा हूं, बट आप ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये जो डॉटेड लाइंस हैं वो लाइंस ना हो करके कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के सरफेसेस हैं। जैसा कि सेकेंड लाइन में कहा गया है, इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर द सरफेसेस ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स
with the charge at their center. That means कि सेंटर पे एक चार्ज है और उस चार्ज के चारों तरफ अलग अलग रेडियस वाले कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं और सारे स्फीयर्स की सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम कर रहे हैं, जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है। और कुछ ब्लू लाइंस जो एरो लाइंस आपको दिख रही हैं, वो एरो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। और आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट की जाती है और इसी वजह से यहाँ एरो जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर किया गया है। Now it is clear that potential difference between any two points on an equipotential surface is zero. अब मान लो इन कॉन्सेंट्रिक सरफेसेस स्फीयर्स के सरफेसेस पर कोई भी एक स्फीयर हमने कंसिडर कर लिया, कोई भी एक स्फीयर, और जैसा कि आप डायग्राम में देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पे हमने रिप्रेजेंट किया है वहां पे दो एरो साइन अलग अलग कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के सरफेसेस को बतला रहा है। अब दोनों में से किसी एक स्फीयर को कंसिडर कर लें तो उसके सरफेस पे किसी भी एक पॉइंट पे, उसके चारों तरफ किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। और आप कह सकते हो कि उसी स्फीयर के सरफेस के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाने में कोई वर्क डन नहीं होगा, जिसको कि अगले स्लाइड में जानेंगे। दैट मीन्स कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसी एक स्फीयर के सरफेस के किसी भी दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो 0 हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो उस सरफेस को कहा जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरे डायग्राम में हमने ये बतलाया है कि एक सर्टेन डिस्टेंस पर अगर सरफेसेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पास कर रही होंगी तो अलग अलग सरफेस अलग अलग पोटेंशियल्स के साथ होगा और दैट मीन्स कि अलग अलग सरफेस के डिफरेंट पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होगी, लेकिन अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यू होगी। बट एक पर्टिकुलर सरफेस के किसी दो पॉइंट की पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी। और आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होगा। साथ ही साथ सेकेंड वाला पिक्चर ये डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। मैथमेटिकली इसे जानने का एक प्रयास करते हैं। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से पता है कि V इक्वल्स टू W/Q होता है। तो अगर मान लो कि ये स्मॉल q चार्ज एक छोटा सा स्मॉल वर्क डन dW करता है या उसकी वजह से एक स्मॉल वर्क डन करता है किसी दूसरे चार्ज को लाने पर dW, तो वैसे कि इसमें dV इक्वल्स टू लिख सकते हैं मैथमेटिकली dW/Q। बट हमें यह पता है कि किसी एक पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो 0 होगा और वैसे केस में dV इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। सो dW/Q इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और उस केस में dW इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स no work done in carrying any electric charge from one point of equipotential surface to the another point on it. That means कि उस equipotential surface के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू किसी चार्ज के कारण इक्वल होगी और उस सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी दूसरे चार्ज को ले जाने में कोई वर्क डन नहीं होगा। आई बिलीव कि इस लेक्चर में बताई गई सारी बातों पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय गुरु।